हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब इस कार्यक्रम में भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की खास खास खबरों पर चर्चा करते हैं और बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन होती है। खास तौर पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, इन सभी मुल्कों की खास खास खबरों को इसमें कवर किया जाता है। और आप लोग इनका प्रोग्राम, हमारे सैयद अली मुश्तबा साहब का प्रोग्राम काफी पसंद करते हैं। मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। एक लंबे अरसे तक यानी एज ए जर्नलिस्ट भी बहुत जगहों पर लिखते भी हैं और अब से पहले कई जगहों पर काम किया है, कई मीडिया हाउसेस में भी काम किया है। एक लंबा तजर्बा, इस पूरे इलाके के मुल्कों में ताल्लुकात, ये सब इस प्रोग्राम में इकट्ठे होकर के जब आते हैं तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो जाता है और उस गहराई से इंफॉर्मेशन एक साथ एक प्रोग्राम में आ जाती है कि पूरे हफ्ते की खबरों पर नजर हमारी पहुंच जाती है। सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ आज हम अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से कई खबरें हैं, उसके बाद बांग्लादेश और भूटान से हमारे पास कई खबरें हैं। मैं सीधा चलता हूं सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ एक तरह से टकराव जैसी हालत है, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, बॉर्डर पर भी क्लैशेस हुए, एक दूसरे के खिलाफ हमले भी हुए बॉर्डर पर। अब क्या सूरत हाल है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो हम लोग आज खबर पहली जो आगाज़ कर रहे हैं आज के चर्चा का, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो कशीदगी है उसके ऊपर हम लोग आज अपनी अपनी चर्चा का आगाज़ करेंगे उससे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये खबर जो है वो शुरू होती है यूनाइटेड नेशन में, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका नाम है मुनीर अकरम। ये इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन में जो है इन्होंने कहा है, वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, कि जो दाइश है, जो कि मतलब ISIS जो जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ, और ये जो है ये संगठन अभी भी सक्रिय है अफगानिस्तान के अंदर, और ग्लोबल कम्युनिटी को इसका मतलब इसका नोटिस लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान में ये क्यों है और कैसे उसको ख़त्म किया जाए। तो ये जो है ये बड़ा मतलब एक स्टेटमेंट था जो कि एक एंटी मतलब या के अगेंस्ट अफगानिस्तान था, और वो ये कह रहे हैं। अब अफगानिस्तान के जो हमारे मिनिस्टर हैं वहाँ पे, वो जो एक्चुअली मिनिस्टर नहीं है, वो हैं PRO हैं, वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनका नाम है ज़िया अहमद तकाल। ये जो हैं ये जो हैं वो काबुल में है, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है मतलब मुनीर अकरम साहब का, और दाइश जो है वो पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है, और वो अफगानिस्तान में वो डूरान लाइन क्रॉस कर करके वो लोग आ जाते हैं और अफगानिस्तान में जो है वो धमाके और टेररिज्म एक्टिविटी करते हैं। तो दाइश को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ कार्रवाई की जाएगी, तभी वो दाइश कंट्रोल होंगे। लेकिन एक बात दोनों से तो यही समझ में आ रही है कि अफगानिस्तान भी कहता है कि दाइश है और पाकिस्तान भी कहता है कि दाइश है, तो दाइश तो यही है कहीं ना कहीं, मतलब वो इराक और खोरासान और जो सीरिया वगैरह में तो नहीं है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एक दोनों एलिगेशंस दे रहे हैं, और इनका कहना है, तकाल साहब का जो ज़िया अहमद तकाल है, कि इनसिक्योरिटी जो है वो ओरिजिनेट कर रही है, वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है, ना ही अफगानिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है। और उन्होंने अपनी सफाई पेश की है कि 2021 में जब हम लोग आए थे यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान में, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो अफगानिस्तान के अंदर वो दाइश और अलकायदा था, और हमारी प्रायोरिटी यही है कि उनको हमने जो है जड़ से उखाड़ दिया है अफगानिस्तान से। तो अब वो अफगानिस्तान में नहीं है, अब वो जो है वो एक्टिविटी अपनी कर रही है मतलब वहाँ से पाकिस्तान से, और इनसिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट कर रही है। तो इस खबर का इम्पोर्टेंस यही है कि देखिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए जो ये दो संगठन हैं दाइश और अलकायदा, यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अमेरिका के दुश्मन हैं और ये मतलब
इस्लामिक महाज अपनी खड़ा करना चाहते हैं, तो अमेरिका और जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो इसको का नोटिस ले। बल्कि हमें याद है कि यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि अफगानिस्तान से अभी भी जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं गए हैं, और उनके जो अपने खुफिया रिपोर्ट होते हैं उसमें उन्होंने कहा था कि दाइश अभी भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अफगानी जो है वो उसको डिनाई करते हैं, और पाकिस्तानी एलिज कर रहे हैं कि मतलब वो अफगानिस्तान में है। ये तो खबर यही है, और ये खबर कहीं जाके खत्म नहीं होने वाली है, ये चलती रहेगी। इसके साथ मैं लोगों को याद दिला दूं कि जब अगस्त 2021 में तालिबान की हुकूमत काबुल में आई, उससे पहले रूस की तरफ से ये बात कही गई थी कि सीरिया से कुछ अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं जो नॉर्थ अफगानिस्तान में आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने शक जाहिर किया था कि कुछ दाइश के आतंकवादियों को वहां पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि वहां भी आतंकवादी, जहां से अब ये सीरिया पर हमला हुआ है, दमिश्क पर कब्जा हुआ है, वो इदलिब वाला वो इलाका जहां एक तरह से पार्किंग स्पॉट बना हुआ था आतंकवादियों का, वहां से वो आने की बात कही गई थी। इसके अलावा अल-कायदा के लीडर ऐमन अल जवाहिरी पर अमेरिका ने एक हिट किया था, कत्ल किया था काबुल के एक अपार्टमेंट में। तो अल-कायदा और ISIS के कुछ ऐसी यादें हमें याद हैं कि वो कुछ चीजें ऐसी बताई गई थी। क्या कुछ हकीकत है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, US एड वाला जो मामला है वो क्या कुछ है? यूनाइटेड नेशन वाली एड है या ये UN एड है, क्या है? इसका बारे में बताइए। अफगान रेफ्यूजीज का क्या इशू है? जी, खबर ये है, वो एक्चुअली क्या है कि वो जो है वो जो एड है वो तो यूनाइटेड नेशन से आते हैं, जो रिफ्यूजीज वगैरह UNHCR जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस वगैरह है, लेकिन उसकी जो मेन फंडिंग है वो तो यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ही करती है, मतलब वो और तो कोई कंट्री कर ही नहीं रही है। तो अब जो खबर है ये कि ये अफगान रिफ्यूजी जो बहुत बड़ी तादाद में है, 1.2 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, ये पाकिस्तान में पनाह गुज़ीर है, और इनके एड पे अफेक्ट हो गया है। आपको भी तो मालूम ही होगा कि हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने सारी दुनिया के जो है एड को जो है बंद कर दिया है, और वो अमेरिका के जो है फंड्स को जो है वो नहीं कहीं भी इस्तेमाल होने देना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो अफगान रिफ्यूजियों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको पैसे नहीं आएंगे तो वो कहाँ खाएंगे। तो ये जो है पाकिस्तान तो उनको खिलाएगा नहीं, और ये क्या होगा जा करके। तो ये जो है ये जो एड है इससे बांग्लादेश में भी इफेक्ट होगा। इसमें एक चीज और गौर तलब ये है कि बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि रोहिंग्यास को जो एड मिल रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, और जो एड्स है वो शायद बंद हो जाए। अब इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये सारे लोग जो हैं ये अब मतलब इनके एड्स जब बंद हो जाएंगे तो 380 मिलियन का आंकड़ा दे रहे हैं, जो कि UN का एड जो है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, जो कि मतलब अफेक्टेड होगा और उससे वो होगा। तो ये खबर जो है वो मतलब इम्पैक्ट फैक्टर होगा कि उसके बाद क्या होगा, मारामारी होगा, टेररिज्म होगा, क्या होगा, जब उन्हें खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। यही खबर है जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आई है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो जो बड़ा वाला उनका मार्कर वाला जो साइन करने वाले अक्सर वो फोटो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, बाकायदा साइन करके प्रेसिडेंट बहुत ही फखरिया अंदाज में वो वीडियो भी बनाते हैं। तो उस कलम के जरिए वो क्या क्या कर रहे हैं। US एड एक बहुत बड़ा फंड है, अमेरिका जो मुख्तलिफ मुल्कों में एड पहुंचाता था, उसमें बिटवीन द लाइन्स ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है, अमेरिका में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आतंकवादियों को फंड देने का भी यही रास्ता था। यानी ये जो दुनिया में आतंकवादियों को पाला गया है उसमें भी ये US एड का ही रास्ता अपनाया जाता था। इसकी अब तहकीकात होंगी तो और बहुत ही मुझे लगता है कि गुल खिलेंगे, बहुत सी इंफॉर्मेशन आएगी और क्या कुछ आएगा देखने की चीज होगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये अमेरिका की सरकार में एलन मस्क एक बहुत ही नंबर 2 प्रेसिडेंट किस्म का एक आदमी बना है, जो अपनी टेस्ला कारों के लिए मशहूर है, जो स्टार लिंक के लिए मशहूर है, बहुत बड़ा कारोबारी है। जैसे हम सोच सकते हैं जैसे अडानी हमारे यहाँ भारत में है,
वो क्या कुछ कर रहे हैं? वो सुना यह है कि बहुत से फंड्स को कट करने के लिए, खर्चे कम करने के लिए उन्होंने भी कुछ मशवरे दिए, वो क्या कुछ है? जी, एलन मस्क का जो पहले तो वो जो है बिजनेसमैन है, वो तो अलग खबर है, लेकिन अभी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में वो डायरेक्टर ऑफ यूएस गवर्नमेंट, मतलब वो एडवाइस कर रहे हैं ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए, ऑन एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके वो डायरेक्टर हैं। और वो एफिशिएंसी और गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए वो सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को, आप ये कीजिए, और उनके ज्यादातर जो सजेशन होते हैं वो पैसों की बचौती के लिए और फंड्स को कट करने के लिए। तो अभी जो एक नया जो शगुफा उठा है वो ये है कि देखिए, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका, जो लोग रेडियो के ज़माने के हैं और जो लोग उस टाइम के हैं तो उन बहुत अच्छी तरह से उन्हें मालूम है कि वॉइस ऑफ अमेरिका सर्विस क्या है। उर्दू सर्विस भी होती थी, आप तो खुद काम कर चुके हैं कई रेडियो में। तो हमारे एक दोस्त हैं जो दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका लिए काम करते हैं उर्दू के लिए। जी हाँ। तो उसको उन्होंने कहा है कि रेडियो आज़ादी ये भी अमेरिकन रेडियो है, जो कि मतलब यहाँ पे आपके मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान के हवाले से खासकर, जबकि रशियन यहाँ पे थे, तो वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो आज़ादी ये सब चीज़ें चल रही थी, जो कि उसके पश्तू सर्विस थे और फारसी सर्विस थे, उर्दू सर्विस थे, जो कि इसी के लिए केटर कर रहे थे। तो एलन मस्क साहब ने इसको कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकन टैक्स पेयर का जो है $1 बिलियन जो है इसमें ज़ाया हो रहा है। अब ये जो है रेडियो का ज़माना ख़त्म हो गया, अब जो है आप इंटरनेट में आइए और वहीं से काम कीजिए। तो ये जो है एलन मस्क साहब ने वो कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका को, रेडियो आज़ादी को, इसको शट डाउन कर दीजिए, क्योंकि अब इसमें जो खास बात ये है कि ज़ल्म खालिसात जिसका आप जिक्र क्या करते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन अफगानिस्तान, उन्होंने इसको भी सेकंड किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो एलन मस्क साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और उसको वेलकम किया है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के तो और भी रेडियो चल रहे हैं, रेडियो यूरोप और रेडियो लिबर्टी और इस तरह की बहुत सी रेडियो सर्विसेज हैं जो अमेरिकन फंडेड हैं, और पूरी दुनिया में जो है अलग अलग जबानों में, अलग अलग मतलब खित्तों में ये चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको भी रिव्यू किया जाए कि इनकी भी मतलब यह है कि जरूरत अब अमेरिका को है कि नहीं है। तो खबर यही है, और यहीं पर आकर के ये खबर जो है इसमें मैं कुछ थोड़े से अपने से तजुर्बात भी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एक लंबे अरसे तक मैंने ईरान के मीडिया के लिए काम किया है और मैं लंदन वगैरह भी जाता रहा 2003 की जंग के बाद कई साल तक। तो ये उस जमाने में ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जॉर्ज बुश ने एक बहुत बड़ा फंड का ऐलान किया था। तो बीबीसी के कुछ दोस्तों ने बताया कि साहब अभी तक हमारा हिस्सा नहीं मिला उस पैसे में से। वो सारे वॉइस ऑफ अमेरिका वालों ने ही एक फारसी सर्विस शुरू कर दी और सारा पैसा वही खा गए। बाकायदा वो इंतजार कर रहे थे कि ये ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट जो है उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। एक और ईरानी दोस्त थे, वो रेडियो फरदा एक नाम का फारसी का रेडियो था। उन्होंने मुझे एक बार मेहमान के तौर पर बुलाया, तो वो पूछने लगे कि ईरान में डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या ख्याल है। मैंने कहा कि इस पूरे इलाके में सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क ईरान है, वहां 30 इलेक्शन हो चुके। तो उन्होंने फौरन शो बीच में बंद कर दी कि ये सच्चाई क्यों बता रहे हैं। तो ये उसी फंड से चलने वाले, मैं आपको बताऊं कि हम लोग साउथ एशिया में रहने वाले ये बात समझ ही नहीं सकते कि ईरान और इस पूरे इलाके में अमेरिका जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन बनाना, बिगाड़ना चाहता है, वो इन्हीं रेडियो टेलीविजन स्टेशन के जरिए बनाता बिगाड़ता है, जो लॉस एंजलिस से, सैन फ्रांसिस्को से, लंदन से, बहुत जगहों से काम करते हैं। अब एलन मस्क इनको बंद करने की बात कर रहे हैं। ये है पूरी खबर। मैं समझता हूं कि इससे आपको कुछ और इन डेप्थ जरूर मिली होगी। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान की खबरों की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ है? जी, पाकिस्तान की जो बड़ी खबर है वो मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, या आज़ाद कश्मीर वहाँ कहते हैं। तो वहाँ के जो अभी जो प्रेसिडेंट है मौजूदा, उनका नाम है सुल्तान मोहम्मद चौधरी। उन्होंने इनवाइट किया है चाइनीज़ इन्वेस्टर को, ली पियांग उनका नाम है, और जो उनकी कंपनी है वो कंपनी का नाम जो है वो बिजनेसमैन है, और उनका सर्वे रोड करके कुछ नेट करके कुछ कंपनी का नाम है।
और उन्होंने कहा है कि मुजफ्फराबाद में और पीओके में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस द सेक्टर, जहाँ पे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाइनीज जो है वहाँ पे अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनके पास, और इसके लिए जो है वो चाइनीज जो है वो आए, आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करें, और हम उनको जो है सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें चाइनीज एग्री भी कर गए हैं कि हम लोग आकर के मतलब अपने अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ों में वो जो है ये कर सकते हैं। अब इसमें दो बातें बहुत गौरतलब हैं कि जो मुजफ्फराबाद का एरिया है या जो पीओके का एरिया है वही सी पैक का एरिया है। जो चाइनीज का जो सी पैक प्रोजेक्ट है वो चाइना से निकल करके वो आता है पीओके में, और पीओके से निकल करके फिर वो पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है वो ग्वादार में जाता है और वहां जाकर के सी में खत्म होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी चाइना ने जो है 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं पीओके में। एक का नाम तो करौट है और दूसरा का नाम कोलान है। तो ये दोनों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो मतलब चाइना के लगे हुए हैं, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और अब ये जो पहल हो रही है कि और चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगे, तो एक बात बहुत गौरतलब है कि जहाँ भी चाइनीज वो इन्वेस्टर जाते हैं या जहाँ भी, यहाँ तक के गर्दाद पोर्ट में भी है कि चाइना जो है वो लोकल पब्लिक को जो है वो लेबर नहीं लेता है, वो चाइना से लेबर को लेके आता है, और जो उनके लेबर जो चाइना के हैं वही उनके प्रोजेक्ट में काम करेंगे। वो उनको एक तरह से यहाँ का जो मनरेगा प्रोजेक्ट है या जो भी कुछ है जिसमें कि यहाँ के खुद जो लोग हैं जो मतलब उसमें काम करते हैं, तो उस तरह से वहाँ पे चाइनीज को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उन्होंने ये उनका नेशनल पॉलिसी है कि उनके ही लोग जो आएंगे, और फिर जब वो आएंगे यहाँ पे तो उनके प्रोटेक्शन भी चाइना करेगी। अब यहाँ पर कैच ये है कि हमारे अमित शाह कह रहे हैं और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम तो पीओके को लेके आएंगे, भारत में मिलाएंगे। अब मैं यही बात खत्म कर देता हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में कैसे लेके आएंगे। अरे साहब नहीं, मैं सुनिए, लद्दाख बचाएंगे कि अरुणाचल बचाएंगे कि पीओके को लेके आएंगे? आपने ये बात याद दिला दी। आपको याद होगा जब मई में लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो ये कहा था कि अगर हम जीत गए तो 6 महीने के अंदर पीओके को हम अपने यहाँ ले आएंगे, और वो 6 महीने गुजर चुके हैं, अब हम फरवरी में हैं। तो ये सियासी जुमलेबाजी, बहरहाल ये लोग इसमें बहुत माहिर हैं। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि जो वन रोड वन बेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो गवादर से जो रास्ता जा रहा है कराकोरम से होते हुए, उस पर भारत ने ऐतराज जताया था, लेकिन अब उससे आगे की बात हो रही है। चीन का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां बढ़ता जा रहा है। अब इसमें भारत कैसे रिएक्ट करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब ये इमरान खान की रैली का क्या कुछ हुआ? वो बड़ी हाइप दी हुई थी, बड़ा लग रहा था कि शायद इस बार तो इमरान खान छूटने वाले हैं, ऐसी उम्मीदें आपने भी जाहिर की थी। अब क्या हालात हैं? देखिए, वहां पे जो 8 फरवरी की जो रैली थी, इस पे मतलब 2-3 कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। एक तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो गवर्नमेंट है, आर्मी, और ये उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल फेल हो गई, इमरान खान की बात को किसी ने माना ही नहीं, और इमरान खान अब जीरो हो गए हैं, अब उनकी तो बात को ही कोई नहीं मानता है, वो रैली का कॉल देते हैं, कोई निकलता नहीं है। एक तो ये नैरेटिव चल रहा है पाकिस्तान में, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इस्लामाबाद में कोई नहीं निकला, लाहौर में कोई नहीं निकला, कराची में कोई नहीं निकला, और जो तादाद थी वो महल्ले भर के लोगों की थी। कुछ नारे वारे लगे और लोग घुस गए, जैसे फौज आई या जैसे भी पुलिस आई। लेकिन जब पीटीआई वालों से बात करते हैं तो पीटीआई वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो मेजर जगह है जहाँ पे हम रैली करना चाहते थे या अपना जो प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते थे, उनकी इजाज़त नहीं उनको गवर्नमेंट ने दी। मीनारे पाकिस्तान जो लाहौर में है उसके लिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी, इस्लामाबाद में उन्होंने इजाज़त नहीं दी, कराची में उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो इस वजह से हमारी रैली में जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, तो उस वजह से नहीं आए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इमरान खान ने भी जो है इसको बहुत लोग की अफेयर के लिए बताया था, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पे पीटीआई की भी हुकूमत है और उनके जो पहले गवर्नर थे उनको हटा दिया,
वो पार्टी वर्क कर रहे हैं, उनका नाम है गंडापुर, जो अभी नंबर 2 मैन है यहाँ पे पीटीआई के अंदर, और उनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हो गई थी शहबाज शरीफ को हटाने के बाद। तो उन्होंने समझ लीजिए कि जन सैलाब जमा कर दिया था स्वाबी में। स्वाबी एक जगह है, मैंने फोटो देखे थे, तो मतलब ताहद्दे नजर तक जो है आदमी दिखाई पड़ रहा था, जहाँ तक आदमी की निगाह पहुंचती थी वहां तक आदमी। और उन्होंने जो है फिर बड़ी जोरदार तकरीर की और ये की, और वो गवर्नमेंट को और इसको जो है वो कर रहे थे। तो अब पीटीआई वालों का कहना है कि हमारा तो जो जलसा था वो तो कामयाब जलसा हुआ, जहां उन्होंने कहा कि आप हमें जो है यहाँ मतलब हमें इजाजत दिया, तो वहां हमने मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किया। लेकिन बात यही है कि अब यही चल रहा है वहां पाकिस्तान में, कहाँ जाके क्या खत्म होगा। नेगोशिएशंस चल रहे हैं आसिम मुनीर के साथ, वो तो अब गवर्नमेंट के साथ तो खत्म हो चुका है सारा मामला, अब तो पीटीआई का और उनसे तो अभी खबरें ऐसे ही चल रही हैं। अब मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां खुद इमरान खान की पार्टी की इस वक्त सरकार है, और शायद सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जगह वही थी जहां वो अपना ये जल से जलूस कर सकते थे। एक और ताजा बयान इमरान खान ने अभी दिया है कि पाकिस्तान का बच्चा भी जानता है, उन्होंने इस हद तक कहा कि बच्चा जानता है पाकिस्तान का कि यहाँ हुकूमत मिलिट्री की है, यहाँ यानी डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने ये अभी 2 दिन पहले इस तरह का कोई बयान दिया है। अच्छा, अब चलते हैं बांग्लादेश की खबरों की तरफ। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है? जी, बांग्लादेश से कई खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और एक खबर चाबहार पोर्ट की भी है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, याद कीजिए उसको, मैं हो सकता है कि निकल जाए। बांग्लादेश में जो है वो तीस्ता रिवर वाटर की खबर है, और तीस्ता रिवर वाटर जो है वो काफी मतलब कंटेंशियस इशू है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड वेस्ट बंगाल। ये जो है कि तीस्ता रिवर में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली वहाँ या तो ड्रॉट आ जाता है हिंदुस्तान की वजह से, उनके जो गेट्स हैं, जो वाटर के गेट्स हैं वो खोल दिए जाते हैं जब फ्लड्स आ जाता है, और जो लोग वहाँ पे उसके किनारे में अभी बसे हुए हैं वो मतलब पानियों से जो है वो दह जाते हैं, काफी माल जान का जो है नुकसान होता है। और जब ये बंद कर दिया जाता है गेट तो वहाँ ड्रॉट आ जाता है। तो ये बड़ी परेशानी काफी जमाने से चल रही है, और इसके लिए कई कमीशन, कई कमेटी वगैरह बनी हुई थी, और मनमोहन सिंह के टाइम से भी और उससे पहले से भी ये तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है वो चल ही रहा है। अब जो इसमें खबर जो ये है कि ये 305 किलोमीटर का रिवर है, जो कि सिक्किम से ओरिजिनेट होता है, वेस्ट बंगाल से आता है, और फिर बांग्लादेश में जाके फ्लो करता है, और फिर वहां से ओशियन में चला जाता है। इसके लिए जो है, इसके रिवर मैनेजमेंट के लिए वो जो शेख हसीना वाजिद थी, वो इंडिया को कह रही थी कि आप इस रिवर को जो है इसकी मैनेज कीजिए बांग्लादेशी साइड के अंदर, और उसके साथ साथ चाइना को भी वो मतलब साथ में लेके चल रही थी। बाद में उन्होंने चाइना का जो है हवाला वो खत्म कर दिया था कि चाइना को हम ये नहीं देंगे क्योंकि इंडिया को हम एंटेगनाइज नहीं कर सकते हैं। अब जो है उनकी मिनिस्टर हैं, वो एडवाइजर हैं, जो एडवाइजरी सरकार है उसमें इन्वायरमेंटल मिनिस्टर के हैसियत से हैं, या इन्वायरमेंटल की एडवाइजर है, उनका नाम है सैयदा रिजवाना हसन। इन्होंने कहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम चाइना को दे रहे हैं, और 2 साल का उनको हमने मुद्दत दिया है, और 2 साल में हम भी अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, और हम जो है मतलब चाइना जो है वो रिवर वाटर मैनेजमेंट जो तीस्ता रिवर का है वो करेगी, और हम जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं इसके, जो कि लोग बसे हुए हैं तीस्ता रिवर के साइड्स में, वहाँ पे एक रंगपुर जगह है, वहाँ पे अब पब्लिक मतलब क्या कहते हैं इंटरेक्शन हो रहा है कि ये चाइना को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और इसमें जो है मतलब ये है कि हम लोग भी 2 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे, और चाइनीज भी अपने ब्लूप्रिंट और मास्टर प्लान ये सब वो सब जो है बना लेंगे। तो ये जो है ये कंसल्टेशन अभी चल रहा है, और ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया जो है वो हमेशा मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश से संधि करना चाहती थी, और बीच में जो है कबाब की हड्डी जो है वो हमारी ममता बनर्जी बन जाती थी कि हम जो है इस पे इनको अलाउ नहीं करेंगे, और ये चीज चल रही थी काफी दिनों से। तो अब ये जो खबर है इसी में एक डेवलपमेंट आया है, क्योंकि अब तो शेख हसीना वाजिद जो है वो मतलब उनका रास्ता अलग हो गया है बांग्लादेश से। तो अब जो दूसरे फोर्सेस हैं
वो अब एंटी इंडिया कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो वो अब चाइनीज की तरफ ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं। तो ये खबर यही है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जी 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 जी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में वो नेवल चीफ की विजिट का क्या कुछ है? वो देखिए, पाकिस्तान बहुत ही दिलचस्प ये मोड़ है इस एंटी इंडिया जिद में कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने की ख्वाहिश के मुताबिक भारत की मदद ली, अलग मुल्क बना, और अब वो फिर पाकिस्तान से जुड़ रहा है। सियासी तौर पर ही सही, जाहिर है मुल्क का हिस्सा तो नहीं बन रहा, लेकिन वो दुश्मन कैसे दोस्त बनता जा रहा है, वो जरा बताइए क्या कुछ है। जी, इससे पहले मैं आपको जरा सा एक हाशिया खींच देता हूँ कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश को तो खो दिया था, लूज कर दिया था बैटल उन्होंने। बांग्लादेश जो पाकिस्तान कहलाता था वो खत्म हो चुका है, ईस्ट पाकिस्तान। अब ये इतिहास का एक पन्ना ऐसा मुड़ा है जो कि मेरे लिए अनोखा है कि अब फिर जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के से दोस्ती और हमवारी और अपने आप को पाकिस्तानी कह रहा है, और पाकिस्तान के लिए तो लड्डू फूट रहे हैं कि जो चीज उसने खो दिया है वो फिर उन्हें मिल रहा है। तो ये मैं एक आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। और अब वहां पे ये भी बात हो रही थी कि अगर बांग्लादेशी जो हैं या जो ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली जो हैं, अगर वो मतलब नारा नहीं उठाते पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी नहीं बनता। पाकिस्तान का तो वजूद आया है मतलब बांग्लादेश की वजह से, क्योंकि बांग्लादेशी के जो मुसलमान हैं उन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया था, और क्योंकि उनकी अक्सरियत बहुत ज्यादा थी मतलब वेस्ट पाकिस्तान पॉपुलेशन की वजह से, तो पाकिस्तान जो है वजूद आया था। 1947 की कहानी। तो अब आ जाइए खबर पे। खबर ये है कि अभी आर्मी चीफ जो थे बांग्लादेश के, उनका नाम शायद खलीकुज़्ज़मा है, ये जो था वो गए थे आर्मी, आसिम मुनीर जो हेड ऑफ द आर्मी है पाकिस्तान के, उनसे मुलाकात हुई थी और कुछ डिस्कशंस वगैरह हुए थे आर्मी की। उसके बाद एक फैसला ये भी हुआ था कि पाकिस्तान में जो आर्मी के अफसरान हैं यहाँ बांग्लादेश में, उनको अब पाकिस्तान के जनरल और कर्नल ये लोग ट्रेन करेंगे, ये कैसे उनको ये किया जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में काम शुरू भी हो गया है। अब इसी कड़ी में दूसरा जो बहुत बड़ा मतलब डेवलपमेंट है कि जो बांग्लादेश के नेवल चीफ हैं, वो नेवल चीफ गए हुए हैं अभी इस्लामाबाद, और वो आर्मी चीफ से भी मिले, और एडमायरल का क्या नाम है, एडमिरल नजमुल हसन साहब, ये एडमिरल हैं, ये गए हुए हैं वहाँ, और वहाँ के जो नेवल काउंटर पार्ट है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सारी चीजों के लिए। और ये बांग्लादेश की का जो इस्लामाबाद का, या मतलब पाकिस्तान का ये था कि वो अगर उनके पास कोस्टल लाइन नहीं होता, अगर वो ढाका और चिटागांव और ये पोर्ट नहीं होता, तो शायद पाकिस्तान ही नहीं बनता। तो ब्रिटिश ने तो यही कहा था कि अगर उनके पास आउटलेट है मतलब समंदर के लिए, तब मैं आपको आजादी दे दूं। और मैं ये भी बता रहा हूं कि हैदराबाद का केस जो है इसीलिए लॉस हो गया। हम जो इंग्लैंड है उसने उनको इंडिपेंडेंस इसलिए नहीं दिया कि उनके पास कोई कोस्टल एरिया था ही नहीं था। अगर वो कोई कोस्टल होता तो फिर शायद कोई और बात होती। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते हैं। ये हिस्ट्री की बात है। लेकिन जो पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान जो बना, वो सिर्फ कोस्टल एरिया की बना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होगा कि वो शेख हसीना वाजिद ने कहा था कि हमें वो अमेरिका जो है वो बेस मांग रहा है, और कोई आइलैंड का भी नाम लिया था और ये किया था। और अब वो चाह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर सबमरीन भी जो है वो आ जाए चाइना से यहाँ करके अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो अब क्या क्या होगा ये तो हम जानते नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन अब नेवल सिक्योरिटी, अभी ये जो ट्रांजिशन चल रहा था उससे पहले हसीना वाजिद से जब थी वहां पे, तो हमारे नेवल चीफ जो है वो गए हुए थे बांग्लादेश। हमने ये खबर दी थी कि इंडिया के नेवल चीफ जो है वो बांग्लादेश गए थे। तो मैं उस वक्त थोड़ा कंफ्यूज भी था उस टाइम कि इंडिया के नेवल चीफ को जाने की क्या जरूरत है, बांग्लादेश वाले नेवल चीफ आते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अब जब ये पाकिस्तान जब जा रहे हैं ये जो इनके नेवल चीफ है, तो अब मैं उनको 2+2 जब करता हूं मैं, तो समझ में आता है कि कितनी इंपॉर्टेंट वो मतलब सिचुएशन थी जब इंडिया के नेवल चीफ को जाना पड़ा बांग्लादेश के अंदर ये करने के लिए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। ये बढ़ते रिश्ते बांग्लादेश के पाकिस्तान से और मिलिट्री और नेवल रिलेशनशिप जो है ये बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हम। अच्छा, बांग्लादेश में एक तस्लीमा नसरीन से मुताल्लिक भी कुछ खबर है। तस्लीमा नसरीन और शेख हसीना दोनों भारत में हैं। ये वहां जिनसे नफरत की जा रही है,
ये तस्लीमा नसरीन वाला मामला क्या है? जी, अभी इसमें एक मजाक की बात आपको बता दूं कि मोदी साहब ने गलत ही सीए लगाया। अगर सीए नहीं लगता तो तस्लीमा नसरीन भी जो है वो भारत की नागरिक हो जाती और हसीना वाजिद भी नागरिक हो जाती। तो मतलब खुद अपने जाल में खुद ही फंस गए। अब उनको तो वो सिटीजनशिप दे नहीं सकते हैं। हाँ। ये एक ऑफ द कफ रिमार्क है। लेकिन अभी चूंकि वो हिंदू नहीं है, चूंकि उसमें यही बात कही गई थी जी पड़ोसी मुल्कों के हिंदू आएंगे तो हम सिटीजनशिप देंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो खबर ये है कि बांग्लादेश में ढाका के अंदर एक बुक एग्जीबिशन, बड़ा बुक एग्जीबिशन लगा था। उसमें किसी स्टॉल में तस्लीमा नसरीन की किताबें जो है डिस्प्ले कर दी गई थी, जिसपे जो वहां के जो लोग बुक फेयर में गए थे वो चढ़ गए किताबों के दुकान पे, उसको वेंडलाइज कर दिया गया। उसको जलाया नहीं उन लोगों ने, लेकिन उसमें तोड़फोड़ मिटा करके किताबें उताबें फेंक दी और ये किया। तो उसके बाद जो है फिर पुलिस आ गई और फौज आ गई और उसको फिर रिस्टोर किया और ये हुआ। लेकिन हमारा ये कहना है कि तस्लीमा नसरीन के अगेंस्ट में अभी भी कितना गम और गुस्सा है वहां पे कि वो जो बांग्लादेशी, अभी जो करंट बांग्लादेशी है, उसकी किताबों को भी नहीं देखना चाहते हैं वहां पे। और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बांग्लादेश से छोटी सी दो खबरें हैं, वो मैं बता दूं सामईन को कि अभी जो शेख मुजीबुर रहमान के घर को जो वेंडलाइज किया गया था और उसको तोड़-ताड़ दिया गया और उसको जला दिया गया, उसके हवाले से इंडिया ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को कॉल किया और उनको कहा कि आप अपने कंट्री में जो है वो मतलब पीस एंड सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर लेके आइए। और उस पर उन्होंने जो है मतलब उनको फटकार लगाई बांग्लादेशी को। अब उसके बरक्स जो है वो बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसडर को बुला लिया वहां पे उनके मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कहा कि कैसे शेख हसीना वाजिद जो है भारत की धरती पर है कि एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी कर रही है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि उनका मतलब वो पर्सनल व्यू पॉइंट है और वो अपने पर्सनल लेवल पे बात कर रही हैं और उनसे भारत का कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि भारत में तो वो है, तो क्यों नहीं उनके जो है जो भी उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को भारत क्यों नहीं बंद कर देता है। और जब वो भारत की जमीन से बांग्लादेश के अगेंस्ट में बात कर रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी शेख हसीना वाजिद के ऊपर नहीं है बल्कि भारत के ऊपर है। तो ये तलखियां जो हैं जो चल रही हैं, तो इसको भी सामाइन के सामने रखना चाहिए कि मतलब किस तरह से बातें हो रही हैं इंडिया बांग्लादेश के हवाले से। और ये मुझे जब आप तस्लीमा नसरीन की किताब का जिक्र कर रहे थे तो मुझे अपने यहाँ का भी एक वाकया याद आ गया। जहां मैं नई दिल्ली में रहता हूं उसके आसपास खान मार्केट है। तो पिछले कुछ हफ्ते पहले एक खबर आई थी बाकायदा कि सलमान रुश्दी की सैटानिक वर्सेस हमारे यहाँ दिल्ली में बुक शॉप्स पर आ गई है। जाहिर है बीजेपी आरएसएस की सरकार है तो अब ये भी होगा। तो यहाँ भी वो उस किस्म के जो भी इस्लाम मुखालिफ या उस तरह के लोग हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। तस्लीमा नसरीन की वहां किताब नजर आना ये अपने आप में बहरहाल एक खबर है। जी अब अगली खबर की तरफ। जी नहीं, ये जब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने कही हैं। सलमान रश्दी की जो किताब है मैं उसके बारे में उस हवाले से मैं जानता हूँ। उसका क्या था कि जो राजीव गांधी के टाइम में जो बैन हुई थी किताब सैटेनिक वर्सेस, उसकी मुद्दत 10 साल थी। वो 10 साल खत्म हो गए। तो अब उसके ऊपर जो है अब तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार आ गई है तो ये तो बैन लगाएगी नहीं। तो वो अपने आप वो बैन खत्म हो गया तो वो किताबें फिर से वापस आ गई। तो ये बारीकी है उसके ऊपर। जी उस बारीकी में मुझे एक वाकया और याद आ गया। लोगों के मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब पीछे बैकग्राउंड लोगों को पता चलती है। उस जमाने में जब किताब पे बैन लगा था उस जमाने में मैं ईरान की न्यूज एजेंसी इरना में काम करता था और सैटानिक वर्सेस पर आयतुल्लाह खुमैनी ने जो है वो फतवा भी दिया था। तो मेरी जुस्तजू थी मैं और समझूं तो खुशवंत सिंह हुआ करते थे उस जमाने में और वो पेंगुइन पब्लिकेशन के एडवाइजर थे और ये किताब उनके पास आई देखने के लिए, प्रीव्यू के लिए। उन्होंने मना किया कि ये किताब ना छापो। फिर उनके पास दोबारा आई, यानी 2 बार उनके पास छपने से पहले किताब आई थी और वो भी इत्तेफाक से खान मार्केट के बिल्कुल सामने सुजान सिंह पार्क में ही रहते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ वाकयात होते हैं पिछले। मैं उनसे 2 बार मिला खुशवंत सिंह से उस जमाने में
और उन्होंने ये सारी हकीकतें बताई। जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। तस्लीमा नसरीन की भी अब बातों बातों पे बात चली है तो दूर तक जाएगी। देखिए, तस्लीमा नसरीन के बारे में मुझे बांग्लादेश से खबर आई थी बहुत पहले। उनका कहना है बांग्लादेशियों का, जो कि मतलब जाहिर सी बात है कि वो एंटी तस्लीमा नसरीन है, और जो वो है कि इल्मी सलाहियत तस्लीमा नसरीन की जीरो है। उन्होंने ये कहा कि ये रॉ की एजेंट है और ये जो किताबें हैं वो हिंदुस्तान में लिखी जाती हैं और तस्लीमा नसरीन के नाम से वो छपी जाती हैं बांग्लादेश में। हाँ, ये बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तस्लीमा नसरीन को एक जगह बिठा दीजिए क्लासरूम में, और 1 घंटे का वक्त दे दीजिए उनको, किसी विषय पर जो उनका सबसे अच्छा जो उनका टॉपिक है उस पर एक ऐसे लिखवा लीजिए। उनकी इस्लामी उनकी जो इल्मी सलाहियत है उसका मुजाहरा हो जाएगा कि वो इतनी बड़ी राइटर है कि नहीं है। जी, ये मुझे आई थी तो कभी कोई मौका नहीं मिला तो मैं मतलब उसको, और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम और ये जो बातें कही जा रही हैं तस्लीमा नसरीन के द्वारा, और उनको खड़ा किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे कि ये तो बहुत बड़ी मतलब मुसन्निफ निगार हैं, और ये सब जीरो है, वो बिल्कुल कूड़ेदान की हैसियत है उनकी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बीजेपी में कोई बड़ी हैसियत हासिल करनी हो तो मुसलमानों को गाली दे लो और उसके बाद वो बड़ा लीडर बन जाता है। ये बहरहाल नफरत एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अच्छा, अब चलें भूटान, एलन मस्क का रिश्ता क्या कुछ है वहां। देखिए, भूटान एक ऐसा छोटा सा मुल्क है जिसके साथ भारत की विदेश नीति और आर्मी, ये दोनों चीजें यानी आपस में एग्रीमेंट है, वो खारजा पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजी, वो मिल करके चलते हैं। जी, अब बताइए भूटान में क्या खबर ये है कि एलन मस्क का जो इलेक्ट्रिक कार है टेल्सा, उसके बारे में तो हम लोग आप जिक्र कर चुके थे कि वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। दूसरा उनका जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सैटेलाइट के जरिए, उसका नाम है स्टारलिंक, और वो स्टारलिंक भी पूरे दुनिया में फैला हुआ है। वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं मतलब छोटी छोटी कंट्रीज को, और जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे मतलब केबल और वायर जो है वो नहीं है, वो माउंटेनियस लिंक है। तो अभी एलन मस्क के वेबसाइट पे आ गया है कि भूटान उससे जुड़ चुका है और भूटान में स्टारलिंक आ चुका है और वो अपना ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया है। तो ये है और होगा में फर्क है। मोदी साहब हमारे गए हुए हैं वॉशिंगटन में, शायद आज ही उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, प्रिपरेटरी टॉक्स उन्होंने कर लिए हैं। उसमें भी एजेंडे में ये है कि वो स्टारलिंक को जो है वो लाना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि एलन मस्क जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के दाएं हाथ हैं। जो एलन मस्क कहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तो इंडिया एलन मस्क को मतलब यह है कि अपने गुड बुक्स में रखना चाहता है और वो भी बिजनेसमैन है। तो वो मोदी सरकार शायद ये कहने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि आप एलन मस्क को कहिए कि वो स्टारलिंक को जो है भारत में ले आए। अब इसका इंडिया के अंदर जो है वो रिएक्शंस हो रहा है कि जियो का क्या होगा, एयरटेल का क्या होगा, ये जो हमारे BSNL है इनका क्या होगा। तो ये सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। बात हम यही कह रहे हैं कि भूटान जो है वो इंडिया का बिल्कुल नेबर है, इंडिया के कंट्रोल में है और वहां वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो खबर यही है। अब आगे इसकी क्या डेवलपमेंट, यानी बिल्कुल भारत के दरवाजे पर पहुंच चुका है और वो जैसे ही ट्रंप के यहाँ से कुछ आगे होगा। देखिए, मैं अभी अब तकरीबन 6 महीने से ये सुन रहा हूं कि एलन मस्क ने ये कहा कि मैं भारत नहीं जाऊंगा और मुझे भारत में काम नहीं करना, क्योंकि वहां रेड टेपिज्म बहुत है और बहुत ज्यादा घूसखोरी है और वहां कोई भी किसी चीज को फंसा करके अदालत में ले जाते हैं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद लगता है कि एलन मस्क के लिए रास्ता खुल जाएगा और तमाम आसानियां हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल फिर भी आने वाले वक्त में देखेंगे क्या कुछ है। क्या अब मोदी जी अपने फाइनेंस करने वाले अडानी को प्रायोरिटी देंगे या ट्रंप के फाइनेंसर को, जो बहुत बड़ा कारोबारी है, जाहिर है उनकी पार्टी को उनको फंड करता है, एलन मस्क को तरजीह देंगे। ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, हमारे
हमारा वक्त खत्म हो गया, बल्कि 6-7-8 मिनट ज्यादा हो गए, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग खबरें आप बता रहे थे, इसलिए मैंने आधा घंटे पर नहीं रोका था। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इतनी खबरें एक साथ, और मैं भी उसमें बीच बीच में कुछ अपने तजर्बे भी जिक्र इसलिए कर देता हूं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा उसमें अपने कमेंट जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम शायद ही कोई टेलीविजन चैनल या यूट्यूब चैनल करता हो जहां साउथ एशिया की तमाम मुल्कों की खबरें एक साथ आपको मिलती हैं। मुझे इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।